अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी मंजिल स्टोरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं वीज़ा के ज़रिए। मेरे साथ हैं ज़ीशान हसन रज़ा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और एक्सपर्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया हमाद साहब आपका। आज हम पूछने वाले हैं वो सवाल जो हर वीज़ा एप्लीकेंट के जहन में होते हैं, बिना फिल्टर किए। जी सर, मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इमिग्रेशन कंसल्टिंग में कब से है? हमाद साहब आपको बहुत शुक्रिया टाइम देने का। हम 2010 से जो है वो बेटर इंडिया इमिग्रेशन लॉयर के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और अब तक हम सैकड़ों लोगों को लीगल इमिग्रेशन की डिफरेंट कैटेगरीज में हेल्प आउट कर चुके हैं। बेसिकली ये सफ़र ज़्यादा मज़ेदार इस तरह से हुआ कि जब मैंने खुद 2010 में बरतानिया का सफ़र किया तो इत्तफाकन वहाँ पे मुझे बरतानवी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के ऑफिस में जॉब मिल गई। इंटरेस्ट मेरा इसमें शुरू से भी था, लेकिन जब मैंने वहाँ पे एक बाकायदा रेगुलेटेड कंसल्टेंट के साथ काम किया तो उससे इस इंटरेस्ट में और चार चांद लग गए। और फिर वकालत का इम्तिहान पास होते ही जब वापस पाकिस्तान का इरादा किया 2013 में, तो वो सारे एक्सपीरियंस को साथ लेके आगे चलते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पे लोगों को जो है वो इमिग्रेशन में हेल्प की जाए, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि हर साल बहुत से लोग इलीगल इमिग्रेशन के तरीकों की वजह से अपनी जान से भी जाते हैं और अपना कीमती सरमाया भी जो है वो गवा बैठते हैं। तो बहुत ज़रूरत थी इस फील्ड में पढ़े लिखे लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की, जो लोगों के केसेस को समझते हुए और उसकी लीगैलिटीज को समझते हुए उनको डिफरेंट कैटेगरीज में लीगल इमिग्रेशन में हेल्प करें। तो ओवरऑल ये एक 15 साल का अब तक का सफर है जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ जारी है। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज के वीज़ा आप डील करते हैं? हमारा सब अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें कंट्रीज हम फर्स्ट वर्ड के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को डील कर रहे हैं और अगर हम कैटेगरीज में इसको डिवाइड करें तो हम चार किस्म के कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक विजिट वीज़ा की कैटेगरी है। जो लोग कोई फैमिली विजिट्स के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेस विजिट्स के लिए जाना चाह रहे हैं, हम उनको विजिट वीज़ा की लीगल फाइल प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं और उनके केस की जो लेक्यूनस हैं उसको दूर करने में हम उनकी मदद करते हैं। उनको प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए हम गाइड करते हैं। दूसरी किस्म की अगर बात करें तो वो स्टडी वीज़ा है। हम यहाँ से अमूमन यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके बोलते हैं, और स्वीडन और जर्मनी में लोगों को स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा एक फैमिली रीयूनियन केसेस होते हैं। ये उन लोगों के केसेस हैं जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं, या तो वहाँ के वो परमानेंट रेजिडेंट हैं या वहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं और पाकिस्तान से वो अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को बुलाना चाहते हैं। उनके लिए हम हर किस्म की प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं यहाँ पे, लाइक हेल्थ प्रोफेशंस हैं, लीगल प्रोफेशन है, जिन लोगों को लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड होती है, उनको हम हेल्प करते हैं कि वो अब्रॉड की लाइसेंसिंग लेके वहाँ पे भी अपना बाइज्जत रोजगार हासिल करें। बजाय इसके कोई हेल्थ प्रोफेशनल हो और यहाँ पे वो बाइज्जत रोजगार कमा रहा हो और बाहर जाके वो कोई और जॉब्स करे, तो हम इस चीज को मुमकिन बनाते हैं कि हम उनको वहाँ की लाइसेंसिंग बॉडी से लाइसेंस लेके देते हैं, ताकि जो बाइज्जत काम वो यहाँ पे कर रहे हैं वो बाहर जाके भी वही कर सकें और पाकिस्तान की ज़र मुबादला भी कमा सके और अपना बाइज्जत रोजगार भी कमा सके। जबरदस्त हो गया सर। मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा लोग किस कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं वीजा और क्यों? हमारा सबसे ज्यादा रेशो जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में अगर हम कहें तो कनाडा के लिए लोगों की बहुत ज्यादा रेशो है, अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा रेशो है। उसकी वजह ये है कि लोग समझते हैं कि कनाडा जो है वो आपको नेशनैलिटी जल्दी देता है। अच्छा, इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है कि यहाँ से लोग स्टडी के लिए जाते हैं या वर्क परमिट के लिए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक मुस्तहकम मुल्क में मुस्तकिल तौर पे रहना उनके अंदर लाशौरी तौर पे ख्वाहिश मौजूद होती है। कुछ लोगों में ये शौरी होती है, कुछ में लाशौरी तौर पे होती है। तो लोग उस मुल्क में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिस मुल्क में उनकी दानिश में कम वक्त में वो मुस्तकिल शरीयत ले सकते हैं। तो उनमें कनाडा सर फहरिस्त है और यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जिनको वो प्रायोरिटी पे वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका क्योंकि बीइंग अ सुपर पावर, लोगों की ख्वाहिश होती है अच्छे मुल्क में जाना, वहाँ की तरक्की देखना, और वहाँ पे नो डाउट कि वहाँ पे इनकम और अर्निंग के मेयार भी बहुत बुलंद है, तो इसलिए अमेरिका जाना भी लोगों की ख्वाहिश होती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएं तो यूके है, पूरा शेंगन जोन है, ऑस्ट्रेलिया है।
यहाँ पे भी लोग इक्वली चाहते हैं जाने के लिए। तो आमतौर पे जो सबसे ज्यादा रेशो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की ही है। बहुत उम्दा इंफॉर्मेशन है। मुझे बताइएगा सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है वीजा एप्लीकेशन में? हमारा सब बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली जो गलती है उसको हम वीजा की कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो किस वीजा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और उसमें पता चलेगा कि उसमें क्या गलतियां हैं जो है वो बड़ी कॉमन है लोगों के अंदर। अगर हम विजिट वीजा की बात करेंगे तो विजिट वीजा में सबसे ज्यादा जो वीजा ऑफिसर चीज चेक करता है वो ये है कि क्या ये जो एप्लीकेंट है ये अपने मुल्क में वापस आएगा। तो उसके लिए हमें सर्टेन टाइज पाकिस्तान से शो करने होते हैं, जो आपके फैमिली टाइज होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल टाइज होते हैं, जो आपके सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज होते हैं। तो इनको शो करने के लिए बहुत से लोग जिनके जेन्युइन केसेस होते हैं और उनकी प्रोफाइल अच्छी होती है लेकिन उनको अपने केस को प्रेजेंट करना नहीं आता, तो इस तरह से उनके विजिट वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम स्टडी वीजा की बात करेंगे तो इसमें स्टूडेंट का प्रीवियस स्टडी गैप, उसकी अगली जो उसकी इंटेंडेड स्टडीज हैं उसके साथ रेलिवेंस, क्या वो रेलिवेंट स्टडीज हैं, क्या फ्यूचर में वो उसको फायदा देगी, ये सारी चीजें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फैमिली रियूनियन केसेस की, तो फैमिली रियूनियन में आपने अपने स्पॉन्सर के साथ अपने रिलेशन को प्रूव करना होता है। ना सिर्फ प्रूव करना होता है बल्कि जब से वो रिलेशन चल रहा है आपने उसकी कंसिस्टेंसी का भी बताना होता है कि क्या वो अभी तक सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो उसमें रिलेशनशिप की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आके वीक डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसकी वजह से उनके वीजा रिफ्यूज होते हैं। उसके बाद जो लास्ट सेगमेंट है हमारा प्रोफेशनल्स का लाइसेंसिंग रिक्वायर करना, तो वो बजाते खुद बहुत टेक्निकल है और इवन कंसल्टेंट्स उसको करने के अंदर कुछ गलतियां करते हैं। तो वो हाईली टेक्निकल है और उसमें लोग आसानी के साथ जो है वो दूसरे इदारों की लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि मैंने सारे सेगमेंट्स का जो है वो उसमें ब्रीफली कर दिया है कि इसमें क्या क्या गलतियां लोग आमतौर पर करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये तमाम तर सवालात हमारे ऑडियंस की तरफ से ही हैं, हमारे व्यूअर्स की तरफ से ही हैं। एक सवाल बड़ा कॉमन है, मुझे ये बताइएगा कि आइट्स के बिना क्या वीजा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, आइट्स के बगैर वीजा मिल सकता है। अगर यूके के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करें तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कहती हैं कि अगर स्टूडेंट का गैप ज्यादा नहीं है तो और उसके पास इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी लेटर मौजूद है तो उनको एडमिशन मिल जाता है। आमतौर पर ये मास्टर्स वाले स्टूडेंट के लिए ऑफर होती है। अंडर ग्रेजुएट के बहुत कम ऐसी जो है वो फैसिलिटीज आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो हम उसको एडवर्टाइज भी करते हैं, हम लोगों को बताते भी हैं। आमतौर पे होता ये है कि कंसल्टेंट्स हर ऐड में लिख जरूर देते हैं कि आइल्स और विदाउट आइल्स, और लोगों की एक जहन साजी हो जाती है कि बगैर आइल्स के बड़ी आसानी से एडमिशन हो सकता है, जबकि उसके अंदर कुछ शराइत होती हैं जो पूरा करना जरूरी है। उसमें ये शराइत ये भी हो सकती है कि वो स्टूडेंट को 5 साल का से ज्यादा का अरसा ना हुआ हो, एक शर्त। और दूसरी शर्त आमतौर पे ये होती है कि इंटरमीडिएट में आपकी जो इंग्लिश है, स्पेशली इंग्लिश में मखसूस नंबर्स होने चाहिए। वो कई यूनिवर्सिटीज के लिए 70% भी होते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब स्टूडेंट वो ऐड देख के कंसल्टेंट के पास आते हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं कि उनको बड़ी आसानी से बगैर आइल्स का एडमिशन मिल जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। उसके लिए उनको शराइत पूरा करनी पड़ती हैं। अगर किसी स्टूडेंट का 10 से 12 साल का गैप होगा तो वो विदाउट आइल्स एडमिशन नहीं ले सकता, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसे कंट्रीज में हो सकता है जहाँ पे शायद लोगों की जाने की प्रायोरिटीज ना हो, वो बरतानिया या शेंगन की मेन कंट्री से हट के कुछ ऐसे कंट्रीज हो सकते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे आमतौर पे आइल्स बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पे मैं एक बात खास तौर पे अपने व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को खास तौर पे बताना चाहूंगा कि जब आप स्टडी वीजा के लिए किसी कंट्री में जा रहे होते हैं तो आपने वहां पे जाके आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश होगा। तो आपको वीजा ऑफिसर्स को ये एश्योर करवाना होता है कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप उस क्लास में बैठ सकेंगे, उसको पढ़ सकेंगे और उस टीचर की बात समझ सकेंगे। तो आइल्स जो है ये आपका एप्लीकेशन का एक बड़ा बुनियादी जुज़्व है। आप जब एक स्टूडेंट की शक्ल में कहीं जाना चाहते हैं तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरा करना जरूरी है। तो मैं सब स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूंगा कि अपना वक्त निकाल के 2-3-4 महीने में इसकी तैयारी बड़ी आसानी से हो जाती है। हमारे बच्चे बड़े होनहार और लायक होते हैं, वो मैट्रिक इंटर बड़े अच्छे नंबर से किया होता है, तो आइल्स से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपकी कामयाबी को मुमकिन बनाने में बड़ा एक कलीदी रोल अदा करता है।
तो आप मेहनत करें और ज़रूर आइल्स की तरफ जाएं। और अगर आप आइल्स के बगैर एडमिशन की कोशिश करते हैं तो आपके चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। आपको जो है वो कम यूनिवर्सिटीज आपको एक्सेप्ट करती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और आइल्स करके तो फिर आप जाने की कोशिश करें। मुझे ये बताइएगा सर कि ये फेक कंसल्टेंट्स और फ्रॉड से लोग कैसे बचेंगे? हमारा सब मार्केट में आप जानते हैं कि हर किस्म के लोग होते हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी काम कर रहे होंगे, यकीनन करते हैं, जो कि पूरी नेक नीति या खलूस के साथ काम नहीं करते। तो मेरा मशवरा यही होगा कि हमेशा क्वालिफाइड लोगों के और जाके मार्केट में लोगों की रिप्यूट भी आप जरूर चेक करें। कभी भी जाके आंखें बंद करके किसी पे एतमाद ना करें। और खास तौर पे जिस तरह से हमारा तरीक़ेकार है कि स्टूडेंट के लिए खास तौर पे हम उनको ये कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज की फीस खुद जमा करवाएं, आप अपनी एम्बेसी की फीस खुद जमा करवाएं, अपना हेल्थ सरचार्ज खुद जमा करवाएं। हम किसी किस्म की ये फीसें जो है वो स्टूडेंट से कभी भी नहीं लेते। तो आप जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाएं तो कोशिश करें कि जो इदारों की फीसें हैं वो आप हमेशा खुद पे करें और एम्बेसीज की फीस को आप खुद पे करें। कभी भी कंसल्टेंट्स को आप इस तरह की फीस ना दें, सवाई कंसल्टेंट की अपनी जो भी कोई फी हो उसके अलावा आप बाकी फीस हमेशा खुद अपने हाथ से पे करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको नुकसान का सामना नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा कि क्या कंसल्टेंट कोई गारंटी देता है? नहीं, हमारा सब ऐसा नहीं होता। आप आसान से आसान कैटेगरी में भी आप गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, कुछ डायनामिक्स हम इस पे देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स को हम देखते हैं कि जैसे बरतानिया की अगर बात की जाए तो जब से कोविड आया है तब से लेके 2024 के सितंबर तक स्टूडेंट वीजा रेशो ऑलमोस्ट 100% रही है। तो इसको देखते हुए कंसल्टेंट्स बड़े यकीन से कह सकते हैं या कहते हैं कि यूके में स्टूडेंट वीजा लगता है। और जैसे स्वीडन है, स्वीडन में रेशो बहुत अच्छी रही है। तो हम डायनामिक्स और स्टैटिस्टिक्स को देख के तो हम कह तो जरूर सकते हैं कि इसमें ये चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई गारंटी दे किसी काम की तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। ना कोई एम्बेसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना कोई जबरदस्ती किसी का वीजा लगवा सकता है। तो अगर कोई इस तरह की बात करता है तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कुछ सवाल उठाता है। सर बताइएगा कि आपके पास कोई यादगार केस या स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? अनवर साहब, आपका क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फील्ड खास तौर पे विजिट और स्टूडेंट केसेस में इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग केसेस अमूमन नहीं आते कि मैं कह सकूं कि बहुत इंटरेस्टिंग केस है। हाँ, लेकिन मैं एक दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि एक क्लाइंट है मेरे पास, अब मैं इनको शहर या नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो तकरीबन अरसा 25 साल से उनका बरतानिया में आना जाना था और वो वहां पे एक दफा अजाइलम क्लेम कर चुके थे और कोई 19 से 20 साल के बाद अदालती कार्रवाइयों के बाद उनको वहां से बरतानिया से निकलने का हुक्म दिया हुआ था। तो उसके बाद वो वॉलंटरी उनको वापस आना पड़ा। अब उनके बीवी और बच्चे सभी बरतानिया के शहरी थे। तो जब वो केस मेरे पास काफी दफा रिफ्यूज होने के बाद आया तो मैंने उनको खास तौर पे एक बात जो है वो गोशगुजार की कि इन कंट्रीज के साथ आप कभी ब्लफ करने की कोशिश ना करें और हमेशा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, सच बोलें और कहीं पे बातों को छुपाने की या घुमाने की कोशिश ना करें। हमने उनके केस में जो भी पुराने उनके मिस रिप्रेजेंटेशंस थी, मिस स्टेटमेंट्स थी, उन सबको निकाला, उनके केस को अलाइन किया, उस पर मेहनत की और उन पे एक अपील की तरह की एक प्रेजेंटेशन तैयार की। और उसके बाद हमने उनका केस एज अ स्पाउस अप्लाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें इज्जत बख्शी और वो उनका केस विन हुआ और अब वो बरतानिया में अपनी फैमिली को ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहुत से जानने वाले कंसल्टेंट्स भी इस केस पे बहुत हैरान हुए क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसका अजाइलम का केस बरतानिया में 1.5 अशरे से ज्यादा चला हो और उसके बाद उसको वहां से निकाला गया हो, तो उसके बाद उनके केस को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा सिंपल करके और बड़ा ट्रुथफुल फैक्ट्स के साथ पेश किया है और वो क्लाइंट खुद उस पर बड़े हैरान भी हुए और खुश भी हुए। तो एक इस तरह का केस एक और मैं रिलेट करना चाहूँगा। एक शेंगन एरिया से कोई हमारे क्लाइंट थे और वो यूके चले गए और उनके भी इसी तरह कोई शादी के मामलात में कुछ तरह के प्रॉब्लम्स थे कि वो झूठ बोल के तो वो अपने आप को केस ऑफिसर की नज़र में बहुत ज़्यादा गलत साबित कर चुके हुए थे। तो उनको भी हमने ऐसे ही मशवरा दिया है कि आप जो है, आप जो गलतियां हो गई हैं आपने खुद से की हैं या आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने की हैं, आप उनको उसमें से हज़फ करें और अपना फेयरली एंड ट्रुथफुली एक केस बताएं। और
उनके यहाँ से फैमिली का हमने वीज़ा अप्लाई किया और उनको बताया कि ये जो है ये अपील स्टेज पे जाके विन होगा, क्योंकि पहली दफ़ा ये विन नहीं हो सकता बिकॉज वो पहले 7 दफ़ा रिफ्यूज़ हो चुके थे। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने उनको बताया था, पहले इनिशियली वो अप्लाई हुआ, उस पर ऑब्जेक्शंस आए और उसके बाद फिर अपील में जाके वो विन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन कोई 10 साल की स्ट्रगल के बाद वो उनको जो है वो फैमिली रीयूनियन उनका हो सका। और इस तरह से ये मैं इसको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ही कहूँगा कि जहाँ हम समझते हैं कि शायद हम चालाकी या झूठ या मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ कहीं पे हम वीज़ा ले सकते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा हो सकता है, 100 में से तो 5-10 लोग तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो उन 90 लोगों की राह खराब करते हैं जो कि ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरों की देखा देखी वो भी अपने केसेस को खराब कर लेते हैं। तो मैं ये बड़ा सिंसियर एडवाइस करूंगा सबको कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करें, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करें। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास जेन्युइनली जिनका प्रोफाइल अच्छा होता है, लेकिन उनके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं होते, तो वो अपने टैक्स लॉयर की मदद से, अपने लॉयर्स की मदद से, कॉर्पोरेट लॉयर की मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करें और अपना बिल्कुल एक ट्रुथफुल और एक फेयर केस तैयार करके तो उसको सबमिट करवाएं। जी मास्टर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। मुझे ये बताइएगा कि स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का सही वक्त और तरीकाकार क्या है? हमारा सब स्टडी वीज़ा के लिए मेरी एडवाइस तो हमेशा ये होगी कि जिस स्टूडेंट ने भी जाना है उसका गैप जितना कम हो उतना अच्छा है। कुछ ऐसी टेक्निकल स्टडीज या प्रोफेशनल डिग्रीज हैं कि जिनके साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ भी जो है वो लोग गैप के बावजूद भी चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने बाहर जाना है तो उसको एक मुनासिब उम्र में जाना चाहिए और उसको चाहिए कि वो जैसे ही उसकी डिग्री खत्म हो वो कुछ एक्सपीरियंस मिले और साथ वो आइल्स ज़रूर करे। तो अगर वो ये चीज़ें कर लेता है तो उसके बड़े अच्छे चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। देखिए, एम्बेसीज जो काम कर रही हैं, एम्बेसी का मतलब लोगों को आने से रोकना नहीं है, लोगों को वीज़ा देना है। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, हम उनको बाईपास करके जाना चाहते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों ना हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने पे मेहनत करें। जितनी मेहनत हम किसी भी सिस्टम के जो है वो लूप होल्स ढूंढने में लगाते हैं, उससे कम मेहनत में हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही एडवाइस करूंगा कि आप आईएलटीएस पे तवज्जो दें, इंग्लिश से डरे नहीं। अभी आजकल तो बच्चे जो है वो इवन छोटी क्लासों से इंग्लिश पढ़नी शुरू करते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ आईएलटीएस पास कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और खुद एतमादी के साथ इस सफर को मुकम्मल करें। जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए फाइनल कोई मैसेज आपका क्या होगा? हमारा साहब, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए तो कुछ चीज़ें पहले बातें हो चुकी हैं, वो अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करें। और अगर कोई लोग एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो ये बेहतर है कि वो अपनी पहले एज अ टूरिस्ट थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बनाएं, जिससे पता चले कि वाकई वो टूरिस्ट हैं। और अगर कुछ लोग जो हैं वो बिजनेस विजिट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी जो भी बिजनेस की कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको महफूज रखें। अगर कोई सेलर है, कोई परचेजर है जिसने फॉरेन से कोई परचेजिंग करनी है, तो उनके पास रिकॉर्ड्स मौजूद होना चाहिए। और जहाँ तक बात है, एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा व्यूअर्स को कि इलीगल इमिग्रेशन पाकिस्तान से काफ़ी बढ़ चुकी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत से इदारों ने बड़ा इस पे काबू पाया है और ये बड़ा बेहतरी की तरफ सूरत जा रही है। लेकिन मैं लोगों को मैसेज दूंगा कि आप इलीगल इमिग्रेशन से बचें, ऐसे रास्तों से बचें जो आपको नुकसान की तरफ लेके जाते हैं। ये जो इलीगल इमिग्रेशन है ये ना सिर्फ आपके जान के लिए रिस्क है बल्कि ये एक क्राइम भी है। तो आप कोशिश करें, अपनी प्रोफाइल को बेहतर करें और हमेशा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लोगों के जरिए अपने लीगल वे से अपनी फाइल प्रिपरेशन करवाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप रोज़गार के सिलसिले में या टूरिज़म के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो आप ज़ीशान भाई से रब्ता कर सकते हैं और हमारी वीडियो के वसत से आपको इसमें डिस्काउंट पैकेज भी ऑफ़र किया जा रहा है। तो लिहाजा आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं और इन्फॉर्मेशन लें ताकि आप लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।